अमीर बेटी की गरीब माँ। कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी। निर्मला दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश को देख रही होती है कि तभी घर के अंदर से उसकी बेटी मेघा आवाज लगाती है। अरे माँ, बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। बारिश के पानी में भीग जाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मेघा के बुलाने पर निर्मला अंदर आ जाती है। दोनों माँ बेटी बैठकर खाना खाती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और बारिश रुक जाती है। शाम हो गई है, एक काम करती हूँ। मैं बाजार जाकर ये कुछ सब्जियाँ बेच कर आती हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूँ। मौसम खराब है, इस मौसम में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, कल सुबह चली जाना सब्जी बेचने। अरे नहीं बेटी, अगर मैं अभी सब्जी बेचने नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? और तुझे तो पता है कि मुझे एक अच्छे घर में तेरा रिश्ता भी करना है। ये बात तो आपने सही कही। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति गरीब हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति अमीर हो और वो मुझे सारी खुशियाँ दे जो आप नहीं दे पाई हो। मेघा की बातें सुनकर निर्मला मुस्कुराती है और सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ती है। वो रात के 11 बजे सब्जियां बेचकर वापस आती है। आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया है। मेघा, मेघा, दरवाजा खोलो बेटी। देखो मैं आ गई हूँ। इधर मेघा घोड़े बेचकर सो रही होती है। लगता है मेघा सो गई है। अब मैं क्या करूँ? निर्मला कुछ देर तक तो दरवाजा पीटती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक हार कर दरवाजे के बाहर ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो मेघा दरवाजा खोलती है। अरे माँ, यहाँ क्यों सो गई? रात को दरवाजा क्यों नहीं बजाया? मैं दरवाजा खोल देती तो आप अंदर ही सो जाती। बेटी, कई देर तक दरवाजा बजाया तो था बेटी, लेकिन शायद तुम गहरी नींद में थी इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, सवेरा कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा कहने के बाद निर्मला घर में जाती है और सुबह सुबह घर के कामों में लग जाती है। उसकी बेटी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। ऐसे ही कुछ दिनों में निर्मला अपनी बेटी मेघा का रिश्ता पक्का कर देती है और उससे कहती है, बेटी, घर के काम सीख लो, आगे जाकर काम आएंगे। जब आपने मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में किया है तो मुझे आगे जाकर काम करने की जरूरत थोड़ी होगी। अरे आगे जाकर तो मेरे नौकर चाकर ही इतने होंगे। मेघा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। वहीं कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अमीर घर में रहने लगती है और उनके तौर तरीके भी सीखने लगती है, जिसके चलते उसका पति एक दिन उसके बर्थडे वाले दिन अपने अमीर दोस्तों को पार्टी देता है। वाह अविनाश, इस पार्टी में तो बहुत मजा आ रहा है। आखिर ये पार्टी तुम्हारी बर्थडे पार्टी जो है, मजा तो आना ही था। मेघा अपने पति अविनाश के साथ अपनी लग्जरी लाइफ जी रही होती है और पार्टी को एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसकी माँ उससे मिलने वहीं पार्टी में पहुंच जाती है। बेटी, कैसी है तू? कितने दिन हो गए तू शादी के बाद घर पर आई ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुझसे मिलने चली जाऊं। ये ले बिटिया, मैं तेरे लिए खुद अपने हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। What the hell? Who you are? अरे जरा शक्ल देखिए तुमने अपनी। क्या तुम मेरी माँ कहलाने के लायक भी हो? मुझे देखो, मैं कितनी मॉडर्न हूँ और तुम जैसे फकीरों को फंसाना आता है। ये सुनते ही निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बेटी, ये तो कैसी बातें कर रही है? अपनी माँ को नहीं पहचान पा रही है। देख ऐसा मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। अब तू मुझे नहीं पहचानेगी तो कौन पहचानेगा? तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ तो केवल एक ही है, वो देखो वहाँ पर है। मेघा अपनी सास रेशमा को अपनी माँ बताती है। ये देख निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। इतनी सी थी तो जब मैंने तुझे अपनी गोदी में देखा था बेटी, अपनी माँ को ही भूल जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तेरे ख्वाब थे एक अमीर परिवार में शादी करने के। मैंने दिन रात मेहनत करके तेरे ख्वाबों को पूरा किया, लेकिन तूने इतनी मेहनत का ये सिला दिया। अगर इंसान जानवरों को पालता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे अपना रिश्ता जोड़ लेता है। तुम मेरे घर में एक नौकरानी की हैसियत से थी और अब तुम मेरे गले पड़ रही हो। अपने सीने से दूध पिलाकर तुझे इतना बड़ा किया, जिस माँ ने तुझे पाला पोसा उसी माँ को तू नौकरानी बता रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। निर्मला ऐसा कहकर रोते हुए वहां से चली जाती है। उसे अपनी बेटी के हर एक कड़वे शब्द का बहुत दुख होता है। मेरी बेटी तो इतनी अमीर हो गई है कि उसे अपनी गरीब माँ याद ही नहीं है। ऊपर वाले ये दिन दिखाने से पहले तो तू मुझे अपने पास ही बुला लेता। निर्मला फूट फूट कर रोती है और सो जाती है।
अगले दिन से वो फिर से सब्जी मंडी में सब्जियां बेचती है और अपने गुजारे लायक पैसा कमा लेती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से जब वो अपने घर के आंगन में बैठी हुई अनाज सुखा रही होती है, तभी एक बड़ी सी कार में उसकी बेटी मेघा आती है। उसके आगे पीछे कई सारे नौकर होते हैं और हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स। क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। अभी तक मुझसे नाराज हो आप? मुझे लगा था कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? अरे मुझे किस बात का गुस्सा? मेरी अमीर बेटी को मैं याद ही नहीं तो मुझे इस बात पर गुस्सा क्यों आएगा? अब वह अमीर है तो इसमें मेरा ही कसूर है, क्योंकि मैं गरीब हूँ, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। निर्मला के ये कहते ही मेघा फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। आपको तो सच्चाई भी नहीं पता। कैसी सच्चाई? और किस सच्चाई की बात कर रही है तू? सच्चाई तो उस ही समय सामने आ गई थी जब तूने अपनी माँ को उन अमीरों के सामने पहचानने से भी इनकार कर दिया था। नहीं माँ, वो मेरी मजबूरी थी। वो पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं थी, बल्कि एक बिजनेस की अथॉरिटी थी। उस पार्टी के चलते मेरे पति को कई सारा पैसा मिलने वाला था, और आपको पता है मैं उस घर में खुशी से नहीं बल्कि बहुत दुख के साथ रह रही हूँ। उस घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी से कम नहीं है। ये तो क्या बात कर रही है मेरी बेटी? सच बता रही हूँ माँ, शादी के पहले दिन से ही उन लोगों ने मुझे उस घर की नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा, क्योंकि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। आपकी नजरों में मैं एक अमीर बेटी होंगी, लेकिन मुझ जैसा गरीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये शादी तो केवल इसलिए हुई थी क्योंकि उन्हें लोगों का अटेंशन चाहिए था। ऐसी बात है बेटी, तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू आज से मेरे साथ ही रहेगी। निर्मला ऐसा कहकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बेटी मेघा सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगती है। लेकिन इसी दौरान उसके पति का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है, जिसके चलते वो मेघा के पास आकर उससे माफी मांगता है। माफ कर दो मेघा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बर्बाद हो गया। तुम वापस से मेरी जिंदगी में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तुम्हें वो सब इज्जत मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो। निर्मला के कहने पर मेघा अपने पति को माफ कर देती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ चली जाती है। कुछ ही समय में अविनाश और मेघा दोनों मिलकर दोबारा से बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं और फिर से अमीर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघा अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखती है और उनकी जिंदगी भी बदल देती है और अपने जीवन में सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राजेश खेत में काम कर रहा था, तभी शाम ढलता देखकर वो घर चला आता है, जहाँ 10 साल का अनुज दरवाजे पर बैठा रो रहा होता है। अरे आ गया तू राजेश बेटा, तेरा भाई कब से रोए जा रहा है। तू तो सुबह सुबह खेत पर चला जाता है, बेचारा बच्चा सारे दिन अकेले रहता है। तो मैं और क्या करूं मनोरमा मौसी, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो अपने भाई का पेट कैसे भरूंगा। देख राजेश बेटा, अब तू ब्याह कर ले, बहू आएगी तो तेरा घर संभाल लेगी और अनुज भी अकेला नहीं पड़ेगा। राजेश को मनोरमा की बात ठीक लगती है और कुछ ही दिन में वह गौरी से शादी करके उसे घर ले आता है। गौरी को देखकर अनुज का मासूम सा मुरझाया चेहरा खुशी से खिल गया। गौरी, ये मेरा छोटा भाई है अनुज, ये तुम्हारी भाभी है अनुज। मैं जानता हूँ भैया, आप दोनों बस यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। अनुज जल्दी से आरती की थाली लाकर अपनी भाभी गौरी की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश कराता है। अंदर आ जाइए भाभी। उस रात अनुज के सो जाने के बाद राजेश गौरी से कहता है, गौरी, अनुज मेरा भाई ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। अनुज सिर्फ 6 महीने का था जब माँ मर गई। मैंने अक्सर अनुज को माँ के आंचल की छांव के लिए छछनते देखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भाभी बनकर नहीं बल्कि एक माँ की तरह अनुज का ख्याल रखो। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं देवर जी को माँ जी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अगली सुबह गौरी अनुज का स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। गौरी अपने देवर की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखती। इसी तरह समय ढलता गया। गौरी अपने देवर की खुशियों भरी जिंदगी की वजह बन चुकी थी। हर रोज की तरह जब शाम को राजेश थका हारा घर आता, तभी अनुज कहता, भाभी भाभी मुझे भूख लगी है। ठीक है देवर जी, मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही गौरी खाने की थाली अपने देवर के आगे परोसती है, तभी अनुज थाली को दूर करके कहता है, ये क्या भाभी, आज भी रोटी और फली की सब्जी? मैं नहीं खाऊंगा, मुझे खोए वाली खीर खानी है। ठीक है देवर जी, मैं आपके लिए खीर बनाती हूँ।
गौरी जल्दी से पैसे निकालकर बनिए से दूध चावल मेवा लाकर खीर बनाकर अपने देवर को खिला देती है। तभी राजेश कहता है, गौरी, वो पैसे तो तुमने अपनी चूड़ियों बालियों के लिए बचा कर रखे थे ना? अजी आपने देखा नहीं, खीर खाकर देवर जी कितने खुश हो गए, मेरा क्या है। गौरी अक्सर अपने देवर की मुस्कान के लिए अपनी ख्वाहिश हंसकर न्योछावर कर जाती। दिन गुजरता गया, देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और अनुज के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। भाभी, भैया, मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, वो भी फर्स्ट क्लास से। भगवान करे तुम्हारी मुस्कान को किसी की नजर ना लगे। क्या बात है देवर जी, अचानक से किस सोच में डूब गए? भाभी, मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूके जाना चाहता हूँ, मगर क्या छोटे भैया, विदेश जाने के लिए वीजा बनवाना पड़ेगा, जिसमें 2 लाख से 5 लाख तक का खर्चा आएगा। 5 लाख? खेत बेचकर भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। देवर जी आप दिल छोटा मत कीजिए, आपकी भाभी है ना। अजी आप मेरे साथ आइए। ये क्या है गौरी? अजी ये मेरी शादी के गहने हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, इसे बेचकर देवर जी के जाने का इंतजाम कर दीजिए। अनुज के विदेश जाने के लिए जहां गौरी अपने जेवर तो वहीं राजेश लाला से अपना खेत बेच देता है। देख राजेश, मैं तेरे खेत के लाख रुपए दे सकता हूँ। ठीक है लाला, ये रहे खेत के कागज। राजेश की गरीबी का फायदा उठाकर लालची लाला अनाज उपजने वाला खेत सस्ते में खरीद लेता है, जिसके बाद अनुज अपने भैया भाभी को झूठी आस दिखाकर विदेश चला जाता है। जबकि सच तो ये था कि अनुज अपने गरीब भाभी और भैया से दूर विदेश में अमीर जिंदगी जीने आया था। वहाँ अनुज की मुलाकात स्वाति से होती है। स्वाति की सुंदरता अनुज के मन में घर कर जाती है। दोनों में दोस्ती से शुरुआत प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करके अमीरी में जिंदगी बिताने लगते हैं। वहीं गौरी और राजेश के दिन रात गरीबी में कटने लगते हैं। अजी आप ठीक तो हैं? हे भगवान, आपको तो बुखार है। ये लीजिए दवाई खा लीजिए। भूखे पेट दवाइयाँ भी क्या असर करेंगी। घर की बिगड़ती हालत देखकर गरीब गौरी कड़ी धूप में काम की तलाश में भूखी प्यासी भटकती है, जहां आखिर में उसे ईंट की भट्टी पर काम मिलता है। गौरी दिन भर भरी गर्मी में ईंट ढोती रही और शाम को 50 रुपए लेकर घर आकर चावल बनाकर राजेश को खिलाती है और खुद भूखे ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका अमीर देवर स्वाति के साथ 7 स्टार होटल में खाना खाता और महंगे शौक पर खूब खर्च करता। वहीं गौरी रोज यही सोचती कि एक दिन उसका अमीर देवर लौट कर आएगा और उनके दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। मगर सच तो ये था कि अनुज ने अपने गरीब भैया भाभी और उनके उपकारों को भुला दिया था। एक दिन स्वाति कहती है, अनुज तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि इंडिया में तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। अरे क्या फर्क पड़ता है स्वाति, मेरे लिए मेरी फैमिली तुम हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, यही बात है। नो अनुज, इट्स नॉट ट्रुथ। विदेश में आकर हम चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो गए हों, मगर हम हिंदुस्तानी हैं। हम फॉरेन में रहकर जरूर रहे हैं, मगर हमारी फैमिली इंडिया में है। इस बार हम इंडिया चलेंगे, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। अगले ही दिन अनुज स्वाति के साथ फ्लाइट से इंडिया आता है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी गरीब भाभी के चौखट के आगे रुकती है और जैसे ही गाड़ी के दरवाजे के अंदर से सूट बूट पहने अमीर देवर बाहर आता है, उसे देखकर गरीब भाभी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। देवर जी आप आ गए, कितनी देर लगा दी आने में, आइए अंदर चलिए। गरीबी और भुखमरी की मार झेलकर गौरी का चेहरा एकदम मुरझा चुका था। उसकी दुबली हालत देखकर उसके अमीर देवर की आंखें भी नम हो जाती हैं। इसके बाद स्वाति और अनुज घर के अंदर आते हैं। उस घर में घिरी घनघोर गरीबी घर की टूटी फूटी हालत से साफ झलक रही थी, जहां मिट्टी का एक चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और रस्सी पर कुछ फटे चिटे कपड़े टंगे थे। देवर जी, देवरानी जी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। गौरी चूल्हा फूंक फूंक कर चाय बनाने लगती है। तभी वह खांसने लगती है। ये देखकर स्वाति कहती है, लाइए गौरी भाभी, चाय मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, तुम इस घर की मेहमान हो, तुम बैठो। गौरी लाल चाय बनाकर अपनी देवरानी और अपने अमीर देवर को देते हुए कहती है, माफ करना देवर जी, वो दुकान बंद है इसलिए दूध नहीं मिलता, इसलिए मैंने लाल चाय बना दी। गरीबी से जूझती गरीब भाभी के मुंह से कहा गया झूठ उसकी आंखों में भरे आंसू में साफ झलक रहा था। तभी राजेश घर के अंदर आता है। उसके हाथों में थोड़ा सा राशन होता है। राजेश की आंखों के आगे वो दुख भरे दिन झांकने लगते हैं, जिन्हें छोटे भाई का भविष्य बनाने के लिए उन्हें एक बड़े समय तक झेलना पड़ा।
अनुज, तू हम गरीबों के घर अब क्या लेने आया है? अरे जा अपनी अमीर दुनिया में खुश रह। जा मेरे भाई, अब तेरा उठना बैठना अमीर लोगों में होता है। हम गरीबों के घर आकर तेरी इज्जत न घट जाए। गौरी, कहो इसे जाने को। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देवर जी आपके भाई हैं। अरे गौरी, ये मेरा भाई होता तो विदेश जाने के बाद एक बात पूछता तो सही कि हम कैसे हैं। तुम्हारा अमीर देवर तो बस ये देखने आया है कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। बड़ा आदमी बन गया है ये। अब इसे तुम्हारे उपकार याद नहीं कि कैसे तुमने भूखा रहकर इसे खिलाया, अपनी रातों की नींद गवा कर इसे सुलाया, और इसके सपने पूरे करने के लिए आज तक हम गरीब रह गए। इतना सब सुनकर अनुज अपने भाई राजेश और गौरी के पैरों में गिरकर रोते हुए कहता है, भैया भैया, आपने छोटे भाई को माफ कर दो। भाभी, अपने देवर को माफ कर दो। मैं अमीरों की भीड़ में खो गया था और इसलिए मैं देख नहीं सका कि आपने और भाभी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। भैया भाभी, अनुज को माफ कर दीजिए, इसे एक मौका दीजिए, हम यहीं रहेंगे एक साथ। देवर जी चुप हो जाइए। आपकी भाभी माँ आपको रोते हुए नहीं देख सकती। आप लौट आए हैं, इतना ही बहुत है। भाभी, बहुत भूख लगी है, अपने देवर को अपने हाथों से खाना खिलाओ। गौरी जल्दी से खाने के बर्तनों में देखती है जहाँ दाल चावल था। गरीब भाभी आंसुओं से भरकर अपने अमीर देवर को दाल चावल खिलाती है। उस वक्त अनुज के चेहरे पर वो संतुष्टि थी जिसका एहसास अमीरों के खाने की थाली ने खो दिया था। कहाँ तो हमें उस शख्स की हमेशा कदर करनी चाहिए जिनका हाथ हमारी जिंदगी को संवारने में लगा हो। फिर क्यों इंसान की फितरत उसे अमीर होने के बाद बदल कर रख देती है।